नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर हालात आसान होते तो हर कोई अफसर बन जाता। अगर हालात आसान होते तो हर कोई अफसर बन जाता, लेकिन आप यहाँ हैं क्योंकि आप भीड़ का हिस्सा नहीं है। आप एक बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप अगर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी या यूकेपीसीएस या स्टेट पीसीएस एग्जाम है या आपके वनडे एग्जाम्स हैं, आप ये सिर्फ एग्जाम्स नहीं हैं, ये सिर्फ आपके संघर्ष, सब्र और सपनों की परीक्षा है। ये आपके अपने ड्रीम्स की परीक्षा है, ड्रीम्स का एग्जामिनेशन है दोस्तों। यहाँ हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, यहाँ हम सोच बदलेंगे, समझ बनाएंगे और सिस्टम को कन्क्वायर करेंगे कि कैसे एग्जामिनर आपके हिसाब से नहीं, अपने माइंडसेट के हिसाब से क्वेश्चन सेट करता है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों, ना कोई भ्रम नहीं है। ये सिर्फ सच्ची मेहनत है, सही दिशा और एग्जाम ओरिएंटेड एक बेहतरीन रणनीति, बेहतरीन स्ट्रेटजी है दोस्तों। तो अगर आप भी हैं, एक नाम नहीं एक पहचान बनाना चाहते हैं, तो इस सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलो आज एकदम और आगे बढ़ते हैं बहुत बेहतरीन फैक्चुअल डेटा के साथ, बहुत ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों, ये एग्रीकल्चर का मैंने बताया था, ज्योग्राफी का, भूगोल का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है जो है आपका कृषि। इसके बहुत बेहतरीन नोट्स हैं और इसके बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाए हुए क्वेश्चन आंसर्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो ये चैप्टर मिस मत करना। और बहुत सारे चैप्टर्स को इसी तरीके से हमने अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, तो वहां पर जाकर आप सारे जितने भी ज्योग्राफी के हैं या पॉलिटी के हैं, जो भी आप देखना चाहते हैं, वो सारे आप चैप्टर वहां पर देख सकते हैं। और जल्दी हम इसका एक मैराथन लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और अच्छे तरीके से साबित होने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं, काम की बात पे आते हैं। बहुत ही मोटिवेशनल चीजें हो गई आज के लिए इनफ। अब इन नोट्स की चर्चा करेंगे दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बनाए हुए हैं। देखो, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, आप सभी जानते हैं भारत की इकोनॉमी के बारे में, कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका है दोस्तों। किसकी? एग्रीकल्चर की बहुत ही अहम भूमिका है। एग्रीकल्चर की, कृषि की बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर अप्रॉक्स 50 से 55% लोगों को एग्रीकल्चर में रोजगार देता है। आज भी यही स्थिति है हमारी। भारत की आर्थिक समीक्षा, अगर इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 के हिसाब से, देश की आबादी का 49% कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करता है। मतलब आज भी करीब 50 से 55% लोग कितना एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। वहीं आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार देश के लगभग 54.6% कार्बल से है, जो हमारी वर्क फोर्स है, वो कृषि एवं संबंध क्षेत्र में, यानी कि वो या तो एग्रीकल्चर से है या उसका कोई एलाइड क्षेत्र है, यानी कि एग्रीकल्चर से ही प्रोसेसिंग का क्षेत्र हो सकता है। जो एग्रीकल्चर प्रोसेस होते हैं, प्रोडक्ट प्रोसेस होते हैं, कोई भी कृषि से रिलेटेड ही वो क्षेत्र हो सकता है। तो ये 2020-21 के इकोनॉमिक सर्वे में अप्रोक्स 54.6%, जैसा कि मैं आंकड़ा बता रहा था, अप्रोक्स 55% लोग इसी कार्यबल में लगे हुए हैं, संलग्न। वहीं वर्ष 2020-21 की पी की माने, जो प्रोजेक्टेड एस्टिमेट है या प्रीवियस एस्टिमेट में, देश के जीवीए में, ग्रॉस वैल्यू एडेड में इसकी हिस्सेदारी 20.2% है। वहीं 21-22 में ये 18.8% दर्शाती है। देश में दोस्तों, ये बहुत इंपोर्टेंट है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, जिसे उपायु बोलते हैं, इसके रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर उत्तराखंड, यानी कि जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश में, उस समय उत्तर प्रदेश में होता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश को दोस्तों अप्रोक्स 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से निकालकर उत्तराखंड एक नया राज्य बना दिया। कब? मैं बता देता हूं, 9 नवंबर 2000 में, 2000 में। उसके बाद ये जो पंतनगर है वो उत्तराखंड का हिस्सा बन गया था। गॉट माय पॉइंट? ठीक है दोस्तों, तो ये नाम पड़ा गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय। नाम याद रखना, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। और ये कहां पर है दोस्तों? पंतनगर, जो कि आजकल उत्तराखंड का हिस्सा बना हुआ है। थोड़ा मिटा देते हैं, अब आगे बात करेंगे। बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, इतने इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, अगर आप स्टेट पीसीएस के लिए, उसके बाद अगर यूपीएससी के लिए भी अगर आप जाते हैं, तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब आगे क्या है।
वहीं दोस्तों भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, कई बार पूछा गया। तो भारत में कितने? 15 कृषि जलवायु यानी कि एग्रो क्लाइमेट क्षेत्र कितने हैं? एग्रो क्लाइमेट क्षेत्र हैं 15। तो भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। वहीं नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार, जो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे यानी कि जो मिट्टी का सर्वे करती है, उसके अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में, यह है 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स में बांटा हुआ है। याद रखना 20 इकोलॉजिकल रीजन्स हैं जो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे ने अपने हिसाब से उसको 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा हुआ है, ये बात याद रखना। और 60 कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्र हैं। तो कैसे हैं ये? सब रीजन है दोस्तों 60। सब रीजन की बात करें तो ये कितने? ये 60 कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्रों में विभाजित है। इनका वर्गीकरण मिट्टी यानी कि सॉइल, जलवायु का प्रकार, क्लाइमेट का टाइप कैसा है, और वहीं सॉइल इस एवं प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया गया है। जो इसका विभाजन है, इसका वर्गीकरण मिट्टी, और मिट्टी के बाद दोस्तों जलवायु प्रकार, जलवायु प्रकार के बाद प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर इस बात का विभाजन किया गया है। चलिए ऊपर आते हैं, कुछ और इंपोर्टेंट देखते हैं। वहीं भारतीय कृषि का इतिहास एक पुस्तक है, भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक है MS रंधावा की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, एक पुस्तक कई बार आई है, पुस्तक का नाम मैं लिख दूंगा एक बार और, नाम याद रखना MS रंधावा। ये बुक है MS रंधावा, वहां अगर समझ नहीं आई तो MS रंधावा इसके द्वारा लिखी गई है। इनका पूरा नाम है मोहिंदर सिंह रंधावा। हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि, जो हरित क्रांति आई, ग्रीन रिवॉल्यूशन, करीब 1966 और 67 के आसपास आया। ये 1966-67 के आसपास ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। उसके हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि अपने जीवन निर्वाह स्वरूप के बजाय व्यापारिक तथा बाजारोन्मुख रूप ग्रहण करती जा रही है। मतलब वो अब अपनी ट्रेड करने लगे हैं और उनका जो रूप है वो कैपिटल क्लास, बाजार की तरफ, यानी कि वो अपने एक्सपोर्ट करने की तरफ, निर्यात करने की तरफ अपना रूप ग्रहण करती जा रही है। वहीं दोस्तों खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की माने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मानकों के अनुसार खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण, उसके समय 14% तक ही सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। कितना? 14% ही। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 14% तक ही होनी चाहिए। वहीं कृषि में युग्म पैदावार, युग्म पैदावार का मतलब है डबल क्रॉपिंग का आशय है 2 या 2 से अधिक फसल एक ही भूमि पर एक ही फसल वर्ष में उगाना। मतलब एक ही जो क्रॉप ईयर है, फसल ईयर है, उसमें आपको 2 या उससे अधिक फसलों को उगा देना, ये कहलाता है डबल क्रॉपिंग। ठीक है, इसका आशय समझ गए आप। वहीं एक ही साथ एक ही भूमि पर 2 या अधिक फसलें उगाना, ये अंतर फसली कहलाता है। मतलब एक ही साथ आप अगर एक ही भूमि पर 2 या अधिक फसलें उगा रहे हैं तो उन्हें कहते हैं अंतर फसली, मतलब इंटर क्रॉपिंग। क्या कहते हैं? इंटर क्रॉपिंग कहा जाता है। ठीक है। वहीं मिश्रित खेती से तात्पर्य है कई तरह की फसलें के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को, मतलब मिश्रित खेती की बात आती है। अगर पूछा जाए कि मिक्स एग्रीकल्चर क्या है, तो वो आती है दोस्तों, वहां पर आप एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन भी कर रहे हैं, जिससे खेती के, जो खेती से शेष बचे समय में पशुपालन करके किसान अपनी आय में वृद्धि कर सके। भारत में दोस्तों ठेकेदारी कृषि यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने का पंजाब राज्य अग्रणी है। सिक्किम जो है पूर्वोत्तर में स्थित एक पहाड़ी प्रदेश है। ये सिक्किम जो है नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ का अधिकांश भूभाग जंगलों से, फॉरेस्ट से घिरा है। इस राज्य की कुल भूमि का मात्र 10%, पूछा जाए तो सिक्किम का मात्र 10% से भी कम भाग पर कृषि कार्य हेतु उपलब्ध है। और यहाँ पर जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 125 सेंटीमीटर यानी 125 सेंटीमीटर है। इसके विपरीत बात करें उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ये प्रमुख अन्न उत्पादक राज्यों में से हैं। वहीं देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अंशदान सर्वाधिक है दोस्तों। वहीं भारत में वर्ष 2018-19 में कृषि मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों की माने तो बुआई क्षेत्र जो था, नेट सोन एरिया 45.28% था। वन क्षेत्र था 23.40%। व अन्य क्षेत्र अगर बात करें तो 31.32% बताया गया है। विश्व में शीर्ष 10 चावल उत्पादक देशों में चीन पहले तथा भारत दूसरे स्थान पर है। अगर हम बात करें राइस की, इंडिया कौन से स्थान पर है? सेकंड। पहले नंबर पर कौन है? चाइना दोस्तों। चाइना की रैंक इसमें राइस प्रोडक्शन में नंबर 1 है, राइस प्रोडक्शन में।
गॉट माय पॉइंट? आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये आपके लिए वीडियो नोटिफिकेशन लेकर आएगी और आपके पास पहुंच जाएगी। तो इसलिए प्लीज एक रिक्वेस्ट है टू ऑल ऑफ यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आगे काम पर। क्या है भारत में खाद्यान्न के सकल क्षेत्र में अगर देखा जाए उसमें से लगभग 35.55% यानी कि आर्थिक समीक्षा 22 इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से है, तो 35.55% भाग पर चावल की कृषि की जा रही है। मतलब अगर अब देखा जाए नंबर 1 पर जो एरिया है वो चावल की कृषि है। एग्रीकल्चर भूमि का एरिया जो घेरा हुआ है वो 35.55 क्षेत्र पर, सकल क्षेत्र पर चावल की कृषि की जाती है। वहीं वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के आधार पर भारत में सर्वाधिक उर्वरक जो एनपीके है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो है, समझ रहे हैं, उसके उपभोग करने वाले 5 राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, नंबर 1, नंबर 2 पर महाराष्ट्र, नंबर 3 पर मध्य प्रदेश, नंबर 4 पर है कर्नाटका और नंबर 5 पे आंध्र प्रदेश। याद रखना ये 5 राज्य हैं जो एनपीके का यानी कि जो फर्टिलाइजर है उसका सबसे ज्यादा कंजप्शन करते हैं। वहीं वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के आधार पर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से सर्वाधिक उर्वरक उपभोग करने वाले 5 राज्य, यानी कि 1 हेक्टेयर में सबसे ज्यादा किलो, कितने किलो मतलब जो लोग जाते हैं, यानी कि 1 किलोग्राम नहीं, मतलब प्रति हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर में कितना किलो, मतलब सबसे ज्यादा किलोग्राम जो फर्टिलाइजर्स का कंजप्शन करते हैं वो 5 राज्य। नंबर 1 पे सबसे ज्यादा करता है पंजाब जो 246.71 किलोग्राम से भी ज्यादा क्या है फर्टिलाइजर डालता है 1 हेक्टेयर में। नंबर 1 पे है पंजाब, नंबर 2 पे हरियाणा है, ठीक है, नंबर 3 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 4 पर है बिहार, नंबर 5 पर है तेलंगाना। ये पर कैपिटा के हिसाब से यानी पर हेक्टेयर के हिसाब से ज्यादा कंजप्शन करते हैं। वहीं यूनियन टेरिटरी में पुडुचेरी इसकी खपत सर्वाधिक है और संतुलित उर्वरकों का उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए और भूमि उत्पादकता बनाए रखने के लिए ये सब किया जाता है। भारत में बीज ग्राम संकल्पना इंपोर्टेंट है। सीड विलेज कॉन्सेप्ट का मुख्य उद्देश्य है कि एक समान विचारों वाले किसानों को स्वयं सहायता समूह में लाना, यानी कि जो सीड विलेज कॉन्सेप्ट क्या है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का स्वयं सहायता समूह में क्या है एक साथ प्रशिक्षण प्रदान करने, जिससे कि वे अपनी पसंद की फसलों के बीजों को उत्पादित करने के साथ काम कर सकें, जिससे स्वयं के तथा साथी किसानों के बीजों की जरूरतों को उचित समय और सस्ती कीमत पर पूरा किया जा सके। ये इसका मेन काम होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए और आते हैं, वहीं बात करें एग मार्क की। एग मार्क क्या है? एग मार्क दोस्तों, कलर चेंज करते हैं, एग मार्क ये इंपोर्टेंट है, ये आए हुए क्वेश्चंस में से एग मार्क है, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो एग मार्क केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, याद रखना। तो ये किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जो कृषि के जो उत्पाद हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, उनको ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबंध जो उत्पाद हैं कृषि के, उन उत्पादों को ग्रेडिंग और मानकीकरण यानी कि एक स्टैंडर्ड को प्रोत्साहित करती है दोस्तों। ये याद रखना, एगमार्क जो है केंद्र सरकार की प्रायोजित योजना है और जो कृषि उत्पाद ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबंध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण उसको प्रोत्साहित करती है। वहीं कृषि क्षेत्र की जो प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार ने इसके सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेतु कई कदम उठाए हैं, जैसे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, उस योजना के द्वारा सतत मिट्टी की उर्वरता सुधारने, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के माध्यम से पानी की बढ़ी हुई क्षमता तथा सिंचाई के लिए उपयोग में सुधार करने, परंपरागत कृषि विकास योजना द्वारा जैविक खेती को समर्थन और किसानों की आय में वृद्धि हेतु एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार के सृजन को समर्थन जैसे कई कदम उठाए गए हैं। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी पूरे देश में संचालित हो रही है और इसका क्रियान्वयन दोस्तों वाणिज्यिक बैंकों, जो कॉमर्शियल बैंक हैं, सहकारी बैंकों, कोऑपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा, जो रीजनल बैंक हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। वहीं हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा, जैसे बोडिया, क्या लोबिया, बोडा, जो हरी खाद है उनमें अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा होती है बोडा यानी कि लोबिया में, कितनी 0.49% पाई जाती है। वहीं हरी खाद कृषि में उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। वहीं ढैंचा में
0.42%। ढैंचा में याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पर है बोड़ा यानी कि लोबिया, उसके बाद नंबर 2 पर है ढैंचा, कितना 0.42%। नंबर 3 है सनई 0.43%। नंबर 4 है ग्वार 0.34%। इतने प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। किंतु सनई की बुआई से, सनई की जो बुआई है दोस्तों, सन जिसे बोलते हैं, उसकी बुआई से खेत को सर्वाधिक नाइट्रोजन करीब 86 से लेकर 129 किलोग्राम पर हेक्टेयर प्राप्त होती है। वहीं ढैंचा से 84 से 105 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ग्वार से 68 से 85 किलोग्राम पर हेक्टेयर तथा लोबिया से 74 से 88 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन खेत को प्राप्त होती है दोस्तों। अब बात करेंगे फर्टिगेशन का। ये फर्टिगेशन क्या है? देखो फर्टिगेशन का संबंध दोस्तों, जो फर्टिगेशन है मैं उसकी बात कर रहा हूं। फर्टिगेशन की बात कर लेते हैं, क्या है ये फर्टिगेशन, इसकी बात कर लेते हैं। फर्टिगेशन की बात करेंगे यहां पर। फर्टिगेशन का संबंध जल में उर्वरक को घोलकर, जो जल में उर्वरक यानी कि जल में आप पहले वाटर में फर्टिलाइजर्स को घोलकर सिंचाई से है। फर्टिगेशन अगर वर्ड आता है, इसका संबंध है जल में उर्वरक को घोलकर सिंचाई से। इस विधि से जल में आवश्यकता अनुसार रसायन मिलाकर उसकी क्षारीयता का नियंत्रण किया जा सकता है। जो एल्कलिनिटी है, जो क्षारीयता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं घुले उर्वरक से सिंचाई द्वारा पौधों में पोषकों की लगभग, जो पोषकता है न्यूट्रिशंस, उसकी लगभग 2 गुनी मात्रा अवशोषित होती है। इससे रासायनिक पोषणों के निच्छालन में भी कमी आती है। वहीं फर्टिगेशन विधि द्वारा मुख्यतः नाइट्रोजन, पोटास आदि जल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग होता है। वहीं रॉक फॉस्फेट या फास्फोरस के कई उर्वरक जो जल में घुलनशील नहीं है, इस विधि द्वारा प्रयोग के उपयुक्त नहीं है दोस्तों। जो रॉक फॉस्फेट है या फास्फोरस है, वो कई ऐसे उर्वरक हैं जो जल में घुलनशील नहीं है, इस विधि द्वारा प्रयोग के उपयुक्त नहीं है। वहीं दोस्तों कृषि में शून्य जुताई आपने देखा होगा, कृषि में शून्य जुताई। मैं एक बात फिर से कहूंगा, है क्या ना, प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम ये है कि ना, आप जो चीज पढ़नी है उसको मल्टीपल टाइम या उसको बार बार नहीं पढ़ रहे। आप बहुत सारी चीजें एक बार पढ़ रहे हैं। मतलब आपको पढ़नी 10 किताबें, लेकिन वो एक एक बार करके 10 किताबें पढ़नी है। आफ्टर दैट आपको लगता है कि यार मैंने तो कितना पढ़ा है। प्रॉब्लम यही है दोस्तों, मेन प्रॉब्लम यहीं पे है। मेन जो कैच है ना, वो यही है। आपको एक किताब को 10 बार पढ़ना है, ना कि 10 किताबों को एक बार। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मल्टीपल टाइम्स उस बुक को पढ़ना है, जिससे आप अपनी एक्यूरेसी को बेहतर बना पाओ। मेरा दावा है, अगर आप ऐसा करते हैं, किसी भी एग्जाम्स में आप फेलियर देख ही नहीं पाएंगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। चलिए आप वापस आते हैं। कृषि में शून्य जुताई अर्थात खेत की जुताई किए बगैर, शून्य जुताई का मतलब है खेत की जुताई किए बगैर अगली फसल बोने के निम्नलिखित लाभ है। अगर आप बिना जुताई के अगर उसमें बोते हैं तो उसके क्या लाभ है? नंबर 1, फसल लागत में कमी हो जाएगी, क्योंकि बुआई का पैसा बचेगा, वहीं जुताई का पैसा बचेगा। वहीं पिछली फसल के अवशेष को, जो पिछली फसल है, उसके अवशेष को खेत में छोड़ दिया जाता है, जिससे वह सड़कर खाद बनता है। इससे जो उर्वरक है उसके उपभोग में भी कमी आती है। आपको जो केमिकल से बना, जो यूरिया है, एनपीके से बना जो उर्वरक है, वो भी उसमें बहुत कम यूज करना पड़ेगा। जो पुरानी फसल के अवशेष थे उसमें सड़कर खाद बन जाएंगे, वो एज ए उर्वरक, एज ए फर्टिलाइजर आपकी उस भूमि में काम करेंगे। वहीं धान की नर्सरी बनाने के बजाय सीधे बुआई से समय और श्रम यानी कि टाइम और लेबर की भी बचत होती है। क्योंकि धान की नर्सरी अगर आप बनाते हैं तो पहले आप नर्सरी बनाएंगे, उसमें समय और लेबर लगेगा, फिर उसको वहां से उखाड़ेंगे, वहां से उखाड़कर फिर आप खेत में लगाएंगे, बुआई करेंगे, तो वहां पर भी लेबर और क्या होगा, टाइम कंजप्शन होगा। तो वहीं दोस्तों फसलों द्वारा वायुमंडल से अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड मृदा में मिल जाती है। जो फसलें हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती हैं, मृदा में मिला देती हैं, जिससे वायुमंडल से कार्बन पृथक्करण होता रहता है। क्या होता है? जो कार्बन है उसका पृथक्करण वायुमंडल से होता रहता है। फसलों के इतने सारे यूज हैं, इतने सारे लाभ हैं दोस्तों। आई होप सो यू गॉट माय पॉइंट। एक एक वर्ड इसमें ना बहुत महत्वपूर्ण है, मिस मत करना। वहीं दोस्तों बात करते हैं भारत में पारतंत्र जो है अनुकूल कृषि में विभिन्न प्रकार की विधियों को अपनाया जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा है सिंब आधिक्य। सिंब आधिक्य क्या है? यह दलहनी फसलों की अधिकता से प्राकृतिक रूप से मृदा की जो उर्वरा शक्ति है, फर्टिलाइजेशन शक्ति है, वो बढ़ती है। वहीं बात करें टेंसियोमीटर, ये क्या है टेंसियोमीटर? टेंसियोमीटर फसल सिंचाई की जरूरत को बताता है। दोस्तों याद रखना, पूछा जाए कि भाई टेंसियोमीटर क्या है, तो टेंसियोमीटर जो फसल में सिंचाई की कितनी जरूरत है, इस बात का
अंदाजा टेंसियोमीटर लगाता है, जिससे जो नियंत्रित सिंचाई है, कंट्रोल इरिगेशन से उत्पादकता बढ़ती है और जल की भी बचत होती है। वहीं भारत के योजना आयोग ने वर्ष 1989 में मृदा, वर्षण, तापमान, उच्चावच तथा जल संसाधनों आदि कृषि जलवायवीय कारकों की समानता के आधार पर भारत को 15 वृहत कृषि जलवायवीय प्रदेशों में विभाजित किया। कितने में? 15 में दोस्तों। ये प्लानिंग कमीशन योजना आयोग की बात है। वहीं राष्ट्रीय कृषि आयोग ने वर्ष 1971 में देश को 127 कृषि जलवायवीय प्रदेशों में विभाजित किया था। किसने? जो राष्ट्रीय कृषि आयोग है उसने 1971 में 127 कृषि जलवायवीय प्रदेशों में विभाजित किया था दोस्तों। गॉट पॉइंट। अब आते हैं थोड़े से इंपोर्टेंट फैक्टर पे। क्या है? यह कृषि जलवायु प्रदेश और यह राज्य केंद्र शासित प्रदेश। कहने का मतलब है कौन सा राज्य और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश किस जलवायु प्रदेश में पड़ता है, कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में पड़ता है, इसकी बात होगी। बात करें यहाँ पे पश्चिमी हिमालय श्रेणियों में दोस्तों, तो पश्चिमी हिमालय श्रेणियों में लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। वहीं पूर्वी हिमाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी पूर्व की जो हिमालय श्रेणियां हैं उसी में आ जाता है। निचली गंगा के मैदान में पश्चिम बंगाल यहाँ पे भी आ जाता है। मध्य गंगा के मैदान में उत्तर प्रदेश एंड बिहार आता है। ये सबसे फर्टाइल रीजन है। वहीं ऊपरी गंगा के मैदान में भी उत्तर प्रदेश आता है। गंगा पार का मैदान की बात करें तो यमुना के अंडर आते हैं। चंडीगढ़ है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है और राजस्थान है, ये यमुना वाली पार्ट में है। पूर्वी पठारता पर्वतीय क्षेत्र जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। केंद्रीय पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। पश्चिमी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र। वहीं दक्षिणी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। और पूर्वी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पुडुचेरी है दोस्तों। पश्चिमी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये कर्नाटक है, और केरल एंड तमिलनाडु जो पश्चिमी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र में आता है। गुजरात के मैदान और पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो गुजरात है, दादरा नगर हवेली है तथा दमन दीव है। वहीं पश्चिमी मैदान और पर्वतीय क्षेत्र में राजस्थान आता है। द्वीप क्षेत्र की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप ये द्वीप क्षेत्र के अंडर आते हैं दोस्तों। आपने मेरी बात समझी होगी। इनको याद रखना, पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेट या कौन सा यूनियन टेरिटरी किस पर्वतीय क्षेत्र में किस कृषि जलवायु प्रदेश में पड़ता है। गॉट माय पॉइंट। अब इधर आ जाते हैं कि भाई राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के द्वारा जो नागपुर में है, नागपुर ने भारत को 20 प्रमुख कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों में कितने 20 एग्रीकल्चर जो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन है वहां पर बांटा है। थोड़ा ये इंपोर्टेंट है, यहां से पूछा सकता है, यूपीएससी में यहां से क्वेश्चन आते रहे और खासकर स्टेट पीसीएस में भी। तो पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं और यहां पर कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश है जो पढ़ते हैं। जैसे हम बात करें शुष्क पारिस्थितिक तंत्र है नंबर 1 पर, तो ये एरिड इकोसिस्टम है जो शुष्क है दोस्तों, इसका इकोसिस्टम शुष्क है। तो ये पश्चिमी जो हिमालय है जो शीत शुष्क पड़ता है, जहां पर शीत ऋतु में बहुत शुष्क होता है, पानी जैसी वेट गीली जैसी कोई जगह नहीं होती। तो पश्चिमी हिमालय हो गया, संपूर्ण लद्दाख हो गया जैसे आप जानते हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र ये शुष्क पारिस्थितिक तंत्र के हिस्से हैं। वहीं पश्चिमी मैदान एवं कच्छ प्रायद्वीप जो है ये भी कृषि पारिस्थितिक प्रदेश में पड़ता है, शुष्क पारिस्थितिक तंत्र यानी मैं बोलता हूं एरिड इकोसिस्टम में। और दक्कन का पठार भी एरिड इकोसिस्टम यानी कि शुष्क पारिस्थितिक तंत्र के अंदर आता है। ये तीनों चीजें याद रखना दोस्तों, इन बातों को याद रखा जाए। अब आते हैं अर्ध शुष्क पारिस्थितिक तंत्र। जो अर्ध शुष्क पारिस्थितिक तंत्र है जो हमारा सेमी एरिड इकोसिस्टम है, इसमें उत्तरी मैदान जो है ऊपरी गंगा के मैदान, उत्तरी मैदान जो है राजस्थान उच्च भूमि वाला क्षेत्र गुजरात का मैदान है, और उत्तरी मैदान जो मध्य गंगा का मैदान है, दक्कन का पठार जैसे कि मालवा का है, गुजरात का मैदान काठियावाड़ प्रदीप जो प्रायद्वीप है, ये सब अर्ध शुष्क पारिस्थितिक तंत्र के हिस्से हैं। दक्कन का पठार जिसमें मिश्रित लाल एवं काली मृदा होती है, दक्कन का पठार जिसमें लाल बलुई मृदा भी होती है। ये सारा प्रदेश दोस्तों सेमी एरिड इकोसिस्टम में आता है। वही बात करेंगे उपाद्र इकोसिस्टम, उपाद्र पारिस्थितिक तंत्र, ये पूर्वी पठार है जो सतपुड़ा श्रृंखला एवं महानदी बेसिन में पड़ता है, जो सब ह्यूमिड इकोसिस्टम है। पूर्वी पठार है जो बुंदेलखंड उच्च भूमि में, पूर्वी पठार है जो लाल एवं लेटराइट मृदा में है। वहीं उत्तरी मैदान जो निचली गंगा के मैदान है वो भी कई बार सब ह्यूमिड इकोसिस्टम में आ जाते हैं। पश्चिमी हिमालय, जम्मू कश्मीर का जो उष्ण क्षेत्र यहाँ पर गर्मी है, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये भी उपाद्र पारिस्थितिक तंत्र में है। बंगाल का कुछ बेसिन इसी का हिस्सा है दोस्तों। बात करेंगे आर्द्र
और जो पराआद्र है, आद्र और पराआद्र, पैराआद्र मतलब पर ह्यूमिड इकोसिस्टम की, असम एवं उत्तरी बंगाल हो गया, पूर्वी हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियां, जो पूर्वोत्तर पहाड़ियां हैं वो आद्र जो है यानी कि ह्यूमिड पर ह्यूमिड इकोसिस्टम का पराआद्र आद्र पराआद्र पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है। कोस्टल इकोसिस्टम पे आएंगे तो पूर्वी तटीय मैदान है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पश्चिमी घाट की जो पश्चिमी पहाड़ियां सह्याद्री वगैरह, और जो तटीय मैदान है वो तटीय पारिस्थितिक तंत्र यानी कि कोस्टल इकोसिस्टम में आते हैं दोस्तों। आई होप सो गॉट माय पॉइंट। सेशन बहुत अच्छा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए अब अपन आएंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि भाई स्थायी कृषि जिसे बोलते हैं परमाकल्चर पूछा जा सकता है, या तो वो स्थायी कृषि पूछेंगे या परमाकल्चर। स्थायी कृषि यानी कि परमाकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है। तो यहाँ पे बात करते हैं स्थायी कृषि दोस्तों, एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करती है, मतलब उसको डीमोरलाइज करती है दोस्तों। ठीक है, जो स्थायी कृषि है एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करती है। दूसरा क्या है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्राधान्यता है। क्या है, किंतु पारंपरिक रासायनिक जो कृषि है उसमें एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है, ये कहना चाह रहे हैं। सही है। दूसरा क्या, पारंपरिक जो रासायनिक कृषि है उसके कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है। हाँ, अगर आप ट्रेडिशनल जो केमिकल्स डालते हैं उससे जरूरी ये है कि सॉइल की जो लवणता है उसकी जो एल्कलिनिटी है, जो सैलिनिटी है सॉरी, उसमें वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर यानी कि उसमें नहीं दिखती है। तीसरा है, पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्धशुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। जो पारंपरिक रासायनिक कृषि है वो अर्धशुष्क क्षेत्रों में क्या है, आसानी से हो जाएगी, बट स्थायी कृषि नहीं होगी, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तीसरा है, चौथा है, जो मल बनाने में यानी मल्चिंग करने में, मल्च बनाने में, अब मल्च करते हैं आपने देखा खाद को हाथ से मलते, उसे कहते हैं मल्चिंग, उसकी प्रथा स्थायी कृषि से काफी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। जो पारंपरिक रासायनिक कृषि होगी उसमें इस तरह मल्चिंग जैसी प्रथाएं बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। कहना सही उत्तर का आपको आंसर देना है। तो यह आंसर है 1, 2, 4 यानी कि 3 आपका रॉन्ग है, क्योंकि जो पारंपरिक जो रासायनिक कृषि है दोस्तों उसमें क्या है, अर्धशुष्क क्षेत्रों में वो आसानी से संभव है, ऐसा ये कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है दोस्तों। कथन 3 असत्य, क्योंकि यह जो विधि है यह शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में भी प्रभावकारी है। कहने का मतलब है कि आप अर्धशुष्क के साथ अगर शुष्क वाले क्षेत्रों में भी जाएंगे तो वहां पर भी ये प्रभावकारी है, ऐसा नहीं है। तो तीसरा गलत है, बाकी के 1, 2, 4 सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, IAS 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चन आंसर हम करा रहे हैं। सेशंस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अब प्रकृति के साधनों में बिना दुरुपयोग या प्रदूषित किए अधिकतम उपयोग करने वाली कृषि की विधि को स्थायी कृषि कहा जाता है। समझ रहे आप, देखो यानी आप जो नेचर है, जो नेचर है, प्रकृति के जो साधन है, उन साधनों को बिना दुरुपयोग किए या प्रदूषित किए अधिकतम उपयोग, मैक्सिमम उसका जो उपयोग करना चाहते हैं, मैक्सिमम यूज जो करने वाली कृषि कोई जो विधि है उसे स्थायी कृषि कहा जाता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कह सकते हो। इसमें मृदा जल और प्राकृतिक रूप से निर्मित खाद और उसके संरक्षण के लिए क्रॉप रोटेशन, मल्चिंग विधि के तहत मिट्टी को ढकना आदि अपनाकर कृषि की जाती है। मतलब इस तरीके से जो स्थायी कृषि है उसको महत्व दिया गया। अतः कथन 1, 2, 4 सही है। और वहीं तीसरे की बात करें, यह विधि जो है शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में भी प्रभावकारी है। कौन सी, स्थायी कृषि। वहीं यहाँ स्थायी कृषि की बात कर रहे थे कि वो ऐसे क्षेत्रों में जो अर्धशुष्क है वहां पर आसानी से संभव नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो स्थायी कृषि है वो शुष्क और अर्धशुष्क, एरिड और सेमी एरिड दोनों जगह बखूबी बहुत अच्छे तरीके से प्रभावकारी साबित होगी। देखो यहां से क्वेश्चन अगर PCS या किसी भी एग्जाम में रख दिया तो आपको हिला देगा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ने में ही भलाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, पढ़ो। कृषि में शून्य जुताई, जीरो टिलेज का क्या लगभग है, क्या लगभग है। ठीक है, इसका क्या उपयोग है, इसकी बात हो रही है। देखो जो शून्य जुताई है, जीरो टिलेज है, पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। बिल्कुल, आप जीरो टिलेज में, आप तो सबसे बड़ी बात जुताई नहीं होगी, और पहले की जो कृषि है उसको क्या करना है, आपको बिना जलाए, अवशेषों को बिना जलाए आप गेहूं की बुआई उसमें आप आसानी से कर सकते हो। चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए हुए, यानी कि आप उसको नर्सरी नहीं बनाएंगे। धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है।
जो नम है, सॉइल जो है वैसी वेट है, गीली है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है, बिल्कुल, क्योंकि जो एग्रीकल्चर आप तरीके से स्थायी तरीके से करते हैं तो जो मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से लेकर वो मृदा में सींच देते हैं, तो इसलिए कार्बन पृथक्करण संभव है। आप जीरो टिलेज की मैं लाभ बता रहा हूं, तीनों ही यहाँ के हैं, ऑप्शन सही है। शून्य जुताई अर्थात खेत की जुताई किए बगैर अगली फसल बोने के निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1, फसल की लागत में कमी आएगी। नंबर 2, पिछली फसल के अवशेष को खेत में छोड़ दिया जाता है जिससे वह सड़कर खाद बनाता है। नंबर 3, इससे उर्वरक उपभोग में भी कमी आती है, यानी कि जो फर्टिलाइजर का कंजप्शन है उसमें भी कमी आती है। नंबर 4, धान की नर्सरी बनाने के बजाय सीधे बुआई से समय और श्रम, टाइम एंड लेबर दोनों बचती है। वहीं फसलों द्वारा वायुमंडल से अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड मृदा में मिल जाती है। जो फसलें एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती हैं वो क्या होती है, मृदा में मिल जाती है, जिससे वायुमंडल से कार्बन पृथक्करण यानी कि जो कार्बन सेपरेशन जैसी प्रक्रियाएं होती रहती है। गॉट माय पॉइंट। आईएएस प्री में 20 में क्वेश्चन आया, टफ नहीं था, थोड़ा कॉमन सेंस यूज होता तो इजी गोइंग इसको हिट किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी आईएएस 2020 का है। कृषि में फर्टिगेशन, मैंने ऊपर बात की थी, फर्टिगेशन क्या है, फर्टिगेशन के क्या लाभ है समझो। जो फर्टिगेशन है दोस्तों वो सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। क्षारीयता मतलब एल्कलिनिटी का नियंत्रण, कंट्रोल संभव है, ठीक है। रॉक फॉस्फेट और अन्य सभी फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है, ये गलत है। इसमें पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, ठीक है, और रासायनिक पोषकों के निच्छालन में कमी संभव है, ये भी सही है। आंसर हो गया 1, 3, 4, सी इज आंसर दोस्तों, सी इज योर आंसर है, यानी कि 2 गलत है, बाकी के तीनों सही है। कि रासायनिक जो पोषक है उनके लिए निच्छालन में कमी संभव है अगर आप कृषि में फर्टिगेशन का यूज करते हैं। देखो फर्टिगेशन से मतलब है, मैंने ऊपर बताया कि जल में उर्वरक को घोलकर सिंचाई करना, यानी कि आप फर्टिगेशन से मतलब है फर्टिगेशन मतलब इरिगेशन फर्टिलाइजर के साथ, मैं ऐसे करके ऐसे बात करता हूँ। जो फर्टिगेशन है उसको ऐसे समझो, फर्टिगेशन इसका मतलब है कि भाई इरिगेशन कर रहे हैं आप फर्टिलाइजर के साथ, हो गया फर्टिगेशन। तो इसमें जल में उर्वरक का घोलकर सिंचाई करने की विधि को कहते हैं फर्टिगेशन। यह विधि जल में आवश्यकता के अनुसार केमिकल यानी कि रसायन मिलाकर उसकी क्षारीयता का नियंत्रण कर सकते हैं। घुले उर्वरक से सिंचाई द्वारा पौधों में पोषकों की लगभग 2 गुनी मात्रा अवशोषित होती है दोस्तों। इसमें रासायनिक पोषणों के निच्छालन में भी कमी आती है। वहीं फर्टिगेशन विधि द्वारा मुख्यतः नाइट्रोजनी, पोटास आदि जल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग होता है और रॉक फॉस्फेट या फास्फोरस के कई उर्वरक जो जल में घुलनशील नहीं है इस विधि द्वारा प्रयोग में उपयुक्त नहीं होते। क्वेश्चन ये कह रहा था कि भाई रॉक फॉस्फेट और अन्य सभी फॉस्फेट उर्वरक सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है, नहीं, इनका उपयोग नहीं होगा फर्टिगेशन विधि में, क्योंकि वो जल में घुलनशील नहीं है, जल में घुल नहीं पाते जो रॉक फॉस्फेट और फास्फोरस है, इसलिए इस विधि में फर्टिगेशन में रॉक फॉस्फेट या फास्फोरस का कोई भी उपयोग आसानी से नहीं होगा। गॉट माय पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। देखो आईएएस प्री 2020 में कितने क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आए, आप समझिए ये बात, समझ रहे ना, आप समझिए किस तरह का लेवल है ये। चलिए भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से किन या किस पद्धतियों को जो पारितंत्र है, जो कृषि सिस्टम है उसके अनुकूल कृषि माना जाता है। पारितंत्र जो है उसके अनुकूल कृषि माना जाता है, ठीक है। फसल का विविध रूप, जो विविध रूप है विविध तरीके से फसल का। सिंब आदिक जैसे बोलते हैं लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, सिंब आदिक लेग्यूम, जो लेग्यूमिनेशन है, जो दाल वगैरह है उनके लेग्यूम वगैरह, उसे कहते हैं लेग्यूम, दालों की वगैरह को उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसे लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन कहते हैं। टेंसियोमीटर का प्रयोग, टेंसियोमीटर मैंने ऊपर बताया, जो फसल में कितनी सिंचाई है, कितना इरिगेशन होगा उसकी क्षमता को, उसकी जरूरत को बताता है। ऊर्ध्वाधर कृषि वर्टिकल फार्मिंग, कहना कि आपको बताना कि पारितंत्र के अनुकूल कृषि कौन सी मानी जाती है। तो चारों ही कृषि पारितंत्र के अनुकूल है, आंसर होगा आपका 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 इज योर आंसर। गॉट माय पॉइंट। भारत में पारितंत्र अनुकूल कृषि में विकल्प में सभी विधियों को अपनाया जा रहा है। इसमें सिंब आदिक यानी कि दलहनी फसलों की अधिकता से प्राकृतिक रूप से मृदा की उर्वरता जो शक्ति है वो बढ़ती है। टेंसियोमीटर फसल सिंचाई की जरूरत को बताता है, जिसमें नियंत्रित यानी कि कंट्रोल इरिगेशन, भाई देखो नियंत्रित सिंचाई से उत्पादकता बढ़ती है क्या ना, कई बार पानी कई बार आप छोड़ देते हैं, सो जाते हैं जो फार्मर्स हैं, तो
इतना ज्यादा भर जाता है, ओवरफ्लो होता है, जिससे सिंचाई में जिसमें जो एग्रीकल्चर है, कृषि में उत्पादकता घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। और जल की बचत भी होती है इससे। तो आंसर आपका डी हो गया। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? मैंने ऊपर बताया, मोहिंदर सिंह रंधावा, दैट इज कॉल्ड MS रंधावा ने भारतीय कृषि का इतिहास ये पुस्तक लिखी थी। तो आंसर इज डी। ऊपर बात हुई है इसकी, देख लेना। इन्होंने हरित क्रांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बात सही है, हरित क्रांति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मोहिंदर सिंह रंधावा, दैट इज कॉल्ड MS रंधावा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। छत्तीसगढ़ PCS की जवानी में आया क्वेश्चन है। देखिए भाइयों, भारत को दोस्तों 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है। ठीक है, भारत को 15 कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों में बांटा है, और पश्चिमी हिमालय जो है शीत शुष्क पारिस्थितिक प्रदेश का है। करें कौन सा आंसर? हाँ, प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिक प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज्यादा है। तो करें इनमें से कौन सा सही विकल्प है? दोस्तों 1 2 3 सभी विकल्प कैसे हैं? गलत है। 1 2 3 गलत है। क्योंकि दोस्तों मैं बात करता हूं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा जो लैग है वो क्या है। योजना आयोग के अनुसार भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में, ना कि 20 कृषि में, तो 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया। वही राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो जो नागपुर में स्थित है, उसने भारत को 20 प्रमुख कृषि, 15 नहीं 20 कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों में बांटा है। वहीं पश्चिमी हिमालय प्रदेश का विस्तार लद्दाख में बात हुई, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में। जबकि पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिक प्रदेश का जो आच्छादन है, कवरेज है, वो लद्दाख के संपूर्ण क्षेत्र एवं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ भाग में है। अतः तीसरा प्रश्न भी गलत हो गया। छत्तीसगढ़ PCS का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने, अभी बात हुई थी 20, देश में मैंने बताए थे। नेशनल जो ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र में, यानी बोलते हैं एग्रो इकोलॉजिकल एरिया, क्या है? एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र में बांटा गया है। पॉइंट। तो ये 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र हैं और 60 कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्र हैं, 60 उप क्षेत्र हैं। और इस प्रकार इसका वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु प्रकार, प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। भारत में इकोलॉजिकल जोन्स कितने हैं, अभी बात हुई। कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र हैं 20। पॉइंट, कंफ्यूजन नहीं करना है दोस्तों। P सेनगुप्ता और G सदाशिव 1968 ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा है? अभी ऊपर बात हुई थी 60। 1968 में जो जनरल सेंसस रही थी, उसके भारत सरकार में ये जनरल रजिस्ट्रार जनरल ऑफ जनगणना के डॉक्टर मिस P सेनगुप्ता और रशियन भूगोलवेत्ता डॉक्टर गलीना सदाशिव के अध्ययन पर आधारित एक मोनोग्राफ था। क्या नाम था? मोनोग्राफ, जिसे बोलते हैं प्रबंध, जिसमें भारत के 60 लघु माइक्रो कृषि क्षेत्रों में बांटा गया था। वहीं भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है। इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। ठीक है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। देखो, भारत की जो शुष्क पेटियां हैं वहां पर अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है, और इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है, ये बात सही है और एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीजें अलग अलग है। भारत के शुष्क क्षेत्र में सिंचाई आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराकर, जो उपलब्धता की बात दोस्तों, इन क्षेत्रों में हरित क्रांति लाई जा सकती है। वहीं कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का मूल है, परंतु यह निर्वाह प्रकृति की है। ए और कारण जो है, कथन और कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, IAS 2014 का क्वेश्चन है। चलिए, भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े एवं विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्यता और यह बाध्यता है? ठीक है, क्या बाध्यता है इसकी बात हो रही है, सही उत्तर चुनना है। कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है, ऐसा नहीं है भाई। राष्ट्र बीज नीति बनी है तो पहला गलत हो गया। निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों को उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति की सहभागिता नहीं है, ये भी गलत है। निम्न मूल्य एवं उच्च परिणाम वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग आपूर्ति अंतराल है। यानी कौन सा उत्तर सही है? केवल तीन उत्तर सही है दोस्तों, बाकी वो दोनों गलत है। देखो, अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो राष्ट्रीय बीज नीति, जो राष्ट्रीय बीज नीति है वो 2002 में अस्तित्व में आई। अतः कथन एक क्या है? असत्य है। ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की गुणवत्ता
वाले जो बीज हैं उनकी पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। लेकिन निजी क्षेत्र की कंपनियां सामान्यतः निम्न परिमाण और उच्च मूल्य वाले बीजों के उत्पादन में ही संलग्न है, जिससे कुछ चुने हुए कृषकों की आवश्यकता ही पूरी हो पाती है। इसलिए गुणवत्ता वाले बीजों को संबंध जो है मांग आपूर्ति अंतराल है, अर्थात तीन जो है क्या है वो सत्य, बाकी के दोनों असत्य है। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 1960 में। इसकी स्थापना दोस्तों 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय के रूप में पंतनगर, जो आज के कहां पर है, उत्तराखंड में है, वहां पर हुई थी, देख सकते हो। और इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मैंने ऊपर बताया। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जीबी, ये वाला जीबीपीएयू पंतनगर, कब हुआ? 1960 में। क्वेश्चन देखिए रिपीटिशन दोस्तों, यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना है तो कटाई के समय उनकी आर्द्रता अंश कितना, अच्छा क्वेश्चन आया इस 1994 में, आर्द्रता ह्यूमिडिटी का अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? दैट इज 14%। लगभग एफओए के अनुसार 14% है, 14% है, 14%। तो एफओ के अनुसार जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है दोस्तों वो 14% होनी चाहिए, 14%। ये बात याद रखना, ठीक है। भारत में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए एक बार आप। देखो क्वेश्चन को बखूबी पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, जल्दबाजी करते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं एग्जाम में। चलिए, भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकटन निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है? जो इंडिया के अंदर है, ये भूमि की बात हो रही है, भूमि है, भूमि। तो यह नेट बुआई क्षेत्र है 47%, वन है 23% और अन्य क्षेत्र 30%। आईएएस की बात है, बट अभी आंकड़ा बदल गया है, अभी आंकड़े के हिसाब से देखा जाए 23.4 है, ये आंकड़ा दोबारा नया है। ऐसे आंकड़े बदलते रहते हैं, डेटा के हिसाब से देख लेना। कृषि में युग्म पैदावार का आशय विभिन्न फसलों पर दो फसल को उगाने से है। क्या है? विभिन्न फसलों पर दो फसलों को उगाने से है। कृषि में युग्म पैदावार यानी कि डबल क्रॉपिंग का आशय है एक फसल वर्ष के अंतर्गत एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसलें उगाना। उदाहरण के लिए अगर बात करें कि चावल और मक्का की मुख्य फसलों के पहले बसंत जौ, शीतकालीन गेहूं या आलू की फसल लगाकर अनाज की एक अतिरिक्त फसल का उत्पादन करना है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? यह सी, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। जो मिश्रित खेती है वहां पर एनिमल और जो एग्रीकल्चर है उसकी क्रॉप रोटेशन एक साथ होती है। मिश्रित खेती से तात्पर्य कई तरह की फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देने से, जिससे खेती से शेष बचे समय में पशुपालन करके किसान अपनी आय में वृद्धि कर सके। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है, तो मिश्रित कृषि में क्या सम्मिलित है? यह कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना इसमें सम्मिलित है। व्हाट माय पॉइंट? थैंक यू गाइस। तो यह सी, कई तरह की फसलें उगाना और पशुपालन करना भी ये मिश्रित मिक्स एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, याद रखना, मिक्स एग्रीकल्चर। वही बात करते हैं 20 पे। समानांतर फसल का एक उदाहरण है, यह गेहूं एवं सरसों। समानांतर फसलें, देखो समानांतर फसलों के अंतर्गत दोस्तों दो भिन्न विकास प्रवृत्ति वाली फसलें शामिल होती हैं। इनके बीच शून्य प्रतियोगिता होती है और दोनों फसलों द्वारा उनकी क्षमता के अनुसार उच्च उत्पादकता प्राप्त होती है। प्रश्न अनुसार दिया गया विकल्प सही है और गेहूं तथा सरसों समानांतर फसलों के उदाहरणों में से है। निम्न राज्यों में सिक्किम को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफी अधिक है। हाँ, सिक्किम जो है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर का एक राज्य है, जहां अप्रोक्स अगर मैं बात करूं करीब 10 से 12% के आसपास, अप्रोक्स 10-12% के आसपास का भाग कृषि के क्षेत्र में आता है। देखो यहाँ 10% दिया है। निम्नलिखित में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, तो यह बड़े खेतों की प्रधानता हमारे इंडिया में नहीं है। प्रकृति पर हम अधिक निर्भर है, मानसून पर निर्भर है, बात सही है। उत्पादकता जो प्रोडक्टिविटी है उसका निम्न स्तर है, ये भी बात सही है। वहीं फसलों की विविधता ये भी सही है, क्रॉप डाइवर्सिटी सही है, बट हमारे यहाँ बड़े खेतों की प्रधानता बिल्कुल नहीं है। तो भारतीय कृषि प्रकृति पर अधिक निर्भर है। यहाँ फसलों की विविधता तो है, डाइवर्सिटी है, परंतु अधिकांश फसलों में उत्पादकता का स्तर निम्न है। यहाँ पर बड़े खेतों की तुलना में सीमांत भूजोतों की अधिकता या उनकी प्रधानता है दोस्तों। वहीं भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है यह है आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्य में लगे रहना। आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि डिस्गाइज पॉवर्टी होती है। उसमें यह होता है कि भाई एक खेत में 2 लोग चाहिए, लेकिन उस समय क्या है एक ही परिवार के 4 लोग उसी एग्रीकल्चर के काम में लगे हुए थे,
लगे हुए होते हैं। इसे कहते हैं कि भाई एक से अधिक लोगों को, इसे बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो होता है एक से ज्यादा लोग किसी कार्य में लगे रहते हैं, ठीक है। जोत का छोटा आकार है इंडिया में, उत्पादन की पिछड़ी टेक्निक है, यानी कि वो टेक्नोलॉजी पिछड़ी है। तीनों ही सही है, डी और आंसर, डी आंसर इज राइट। गॉट माय पॉइंट। चलिए, ये आप पढ़ सकते हैं, मैंने ऊपर बताया, आप पढ़ना चाहो तो पूरा पढ़ लेना। कौन कौन सी तकनीक है, बहुत जरूरी है दोस्तों। 24 बातें। पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ठीक है। दूसरा, इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती, बात सही है। इसमें सोशल एंड जो इन्वायरमेंट से जो लागत है वो बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं होती दोस्तों। आपने देखा है अभी सामाजिक या पर्यावरणीय लाभ कोई नहीं देखता, लाभ और हानि कोई कुछ भी नहीं देखता है, क्योंकि वो डायरेक्ट पारंपरिक खेती या उस चीजों में लग जाते हैं। दोनों सही है, परंतु आर एक ही सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, आंसर इज बी। यूपीपीसीएस मेंस में आया क्वेश्चन है, देखिए। हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि अपने जीवन निर्वाह स्वरूप के बजाय व्यापारिक हो चुकी है, यानी वो अब अपनी चीजें बेचते हैं, ट्रेड करते हैं, बाजारोन्मुख हो चुकी है। भारतीय खेती के वैज्ञानिक खेती का रूप धारण करने में हरित क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा, परंतु हरित क्रांति का लाभ आज तक जो भी दर्शाया जाता रहा है उसमें हरित क्रांति के कारण होने वाले सामाजिक एवं पर्यावरण क्षति को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि जो सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति हुई है उन्हें आज तक इसमें शामिल नहीं किया गया है। अतः दोनों अलग अलग तथ्य हैं। ये दोनों तथ्य सत्य भी हैं, लेकिन ये एक दूसरे तथ्य की स्पष्ट व्याख्या नहीं करते, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, इन चारों में से। तो जनसंख्या का दबाव, बात सही है भाई। कृषि की जो निम्न लो प्रोडक्टिविटी है उसमें जनसंख्या का दबाव एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। नंबर 2, प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसकी मैं हिडन एम्प्लॉयमेंट या मैं जिसकी अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी, डिसगाइज, इसे बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी भी है, यानी कि किसी काम में एक आदमी की जरूरत है लेकिन वहां 2-3 लोग लगे हुए हैं। दूसरा, भूजोत का छोटा आकार, ये भी ठीक है। नंबर 3, सहकारी कृषि, यानी कि जो कोऑपरेटिव कृषि है इसका कोई रोल नहीं है, आंसर इज सी। ये सारी चीजें आप देख सकते हो। भारत में संकार है, यानी कि चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार कहां पर है, राजस्थान में। जो चालू जोते हैं वहां पर सबसे बड़ा जोतों का आकार राजस्थान में है, ये आप यहां पर देख लेना। देखना मतलब रीड आउट करना, कहने का मतलब देखने से मेरा ये है दोस्तों। देखो मैं बताता हूँ, चालू जोते जिन्हें बोलते हैं ऑपरेंड होल्डिंग का सबसे बड़ा औसत आकार राजस्थान में था, बट देश में कुल इतने प्रतिशत जो है 157.82, ये आंकड़े बदलते रहते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप इसके बाद ये कम से देखा महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है, लेकिन ये आंकड़े नए तरीके से बदलते रहते हैं। ये आंकड़े हाथ की नए है, नए तरीके से ऐड किए। 25 का ये आपका घटना चक्र है, 2025 वाला, अभी जो नया अपडेट के साथ है। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन, लिवलीहुड का एक साधन है, जो ये साधन समझा जाता है। भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, देखिए। भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित है, मतलब हम मानसून पर डिपेंड है दोस्तों, मानसून पर डिपेंड है पूरी तरीके से। तो 90% वर्षा पे हम डिपेंड होते हैं, ठीक है। ये आंकड़े यहां पर देख सकते हो। भारत में चावल की कृषि की जा रही है 34% भाग पर, इसलिए एक क्वेश्चन और भी वाले गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में रासायनिक उर्वरक, ये है रासायनिक उर्वरक की 2 बड़े उपभोक्ता, मैंने ऊपर बात की थी, यूपी और आंध्र प्रदेश है ऑप्शन में। कौन से हैं, यूपी एंड आंध्र प्रदेश, याद रखना, यूपी एंड आंध्र प्रदेश। आंसर इज डी। उत्तर प्रदेश और ये आंध्र प्रदेश देख सकते हो। 2020-21 में शीर्ष उर्वरक उपभोक्ता राज्य है, नंबर 1 उत्तर प्रदेश है, याद रखना। नंबर 2 महाराष्ट्र और नंबर 3 मध्य प्रदेश। ये 5228.91 हेक्टेयर टन, और ये महाराष्ट्र। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, यह है बोड़ा लोबिया, सी है बोड़ा लोबिया, गॉट इट, ठीक है। तो ये है नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है बोड़ा या लोबिया में, नंबर 1 पर है ये बोड़ा और लोबिया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर है सनई, जिसमें पाई जाती है 0.43, मैं लिख देता हूं इतने परसेंट है ये, और बोड़ा लोबिया में कितनी है 0.49%, ये 0 है, ठीक है। उसके बाद ढैंचा में देखेंगे तो ढैंचा में नंबर 3 0.42%, पॉइंट। और अगर बात करेंगे ग्वार की, तो ग्वार में दोस्तों ये पाई जाती है नंबर 4 पर 0.34%। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो याद रखना। तो ये नाइट्रोजन की मात्रा की इसमें क्रोनोलॉजी होगी, आप यहां पर आप पढ़ सकते हो।
नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है लोबिया, जिसमें 0.49% नाइट्रोजन पाया जाता है। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं। तो संतुलित जो उर्वरक हैं वो उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु यूज किए जाते हैं। तो आंसर इज डी। संतुलित उर्वरकों का उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए और भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए किया जाता है। गॉट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। कलर चेंज करते हैं, काला करते हैं इस बार। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादक का क्षेत्र पाया जाता है तमिलनाडु तट पर। उच्च जो कृषि उत्पादकता है, हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का क्षेत्र दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र, तमिलनाडु का तटीय भाग, गुजरात का सूरत क्षेत्र तथा दोस्तों महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सतारा क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, पुनः भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य। तो सबसे संपन्न राज्य है उत्तर प्रदेश, देख सकते हैं। तो भाई पुनर्भरण वार्षिक जो एनुअल है 2022 की स्थिति के हिसाब से पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में इस प्रकार है। नंबर एक यहाँ पर उत्तर प्रदेश है 71.45 के साथ, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश, नंबर 3 पर आंध्र प्रदेश और नंबर 4 पर है पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? दैट इज पंजाब। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में पंजाब राज्य अग्रणी है। हरित खेती में सन्निहित है सी। समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। तो हरित खेती में समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन ये प्रबंध सन्निहित हैं। वहीं हरित खेती वास्तव में संरक्षण कृषि है। हाल के दिनों में शब्द हरित खेती विशेष रूप से चीन द्वारा उपयोग में लाया गया। भारत में हरित खेती के विषय में उपर्युक्त धारणा का प्रतिपादन डॉक्टर स्वामीनाथन ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या असत्य है? तो यह जलवायु परिवर्तन। ए, क्या है जलवायु परिवर्तन? भारत में दोस्तों वैश्वीकरण की शुरुआत, बात करें ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार द्वारा वर्ष 1991 में की गई। तब से लेकर आज तक भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों के उत्पादों की पहुंच, नकदी फसलों पर अत्यधिक बल, आय असमानता में वृद्धि, आर्थिक सहायता में कटौती आदि शामिल है। वैश्वीकरण के तहत बड़े किसानों को अधिक लाभ होता है, जबकि छोटे किसानों को उतना लाभ नहीं मिल पाता। जलवायु परिवर्तन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः कथन विकल्प ए व्याख्या असत्य है। ठीक है, कौन सा असत्य? जलवायु परिवर्तन। बाकी नगद फसलों पर बल पड़ा, ये बात सही है। आय असमानता में वृद्धि हुई और आर्थिक सहायता में कटौती, ये सारे जो पॉइंट है वो करेक्ट है दोस्तों। 38 पे बात करेंगे। बीज ग्राम संकल्पना यानी कि सीड विलेज कॉन्सेप्ट इंपोर्टेंट है, IAS 15 में क्वेश्चन है। क्या है ये? देखो, किसानों की गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना, ये जो है बीज ग्राम संकल्पना यानी कि सीड विलेज कॉन्सेप्ट का पार्ट है। तो बीज ग्राम संकल्पना दैट इज कॉल्ड सीड विलेज कॉन्सेप्ट का मुख्य उद्देश्य एक समान विचार वाले किसानों को स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक साथ प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे कि वे अपनी पसंद की फसलों के बीजों को उत्पादित करने के साथ काम कर सके, जिससे स्वयं की तथा साथी किसानों की बीजों को जरूरत को उचित समय और सस्ती कीमत पर पूरा किया जा सके। इसलिए ये सीड विलेज कॉन्सेप्ट था दोस्तों। नेक्स्ट एग मार्क है दोस्तों। एग मार्क की बात करेंगे। एग मार्क क्या है? ये दोस्तों गुणवत्ता गारंटी की मोहर है एग मार्क। एग मार्क केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पादन की ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबंध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? 1 हेक्टेयर से कम पूछा जाएगा क्वेश्चन है। तो भारत में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार परिचालन जोतों की संख्या एवं क्षेत्रों का आकार समूह निम्न है। सीमांत कृषि भूमि जोत है 1 हेक्टेयर से कम, छोटी जोत है 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्य जोत है 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोत है 4 से 10 हेक्टेयर,
बड़ी जो होता है 10 हेक्टेयर से अधिक। ये जो है आकार समूह और आकार है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? तो ये कौन से? एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार, नहीं, ये दोस्तों एक जो है संरक्षण कृषि के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आता है। एक को हटा दो, एलिमिनेट कर दो। न्यूनतम जोत को अपनाना, ये संरक्षण कृषि के अंतर्गत है। ठीक है, बागानी फसलों की खेती का परिहार, ये भी नहीं है, इसको भी हटा दो। 3 हट गया तो ये भी हट गया, तो बचा आंसर सी। यानी कि न्यूनतम जोत को अपनाना, मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग करना, संरक्षण कृषि की बात कर रहा हूं। और स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण या फसल आवर्तनों को अपनाना, ये बात फैक्चुअल है। तो आंसर इज सी दोस्तों, 46 का सी हो गया। क्या है? संरक्षण जो कृषि एवं पद्धति है जिसमें कृषिगत लागत को कम रखते हुए अत्यधिक लाभ व टिकाऊ उत्पादकता लाई जा सकती है। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, जल, वातावरण व जैविक कारकों में संतुलित वृद्धि होती है। इसमें कृषि क्रियाओं, उदाहरणार्थ शून्यकर्षण, अतिन्यूनकर्षण यानी कि जीरो टिलेज या मिनिमम टिलेज की बात हो रही है। उसके साथ कृषि के जो रसायन है उनका एवं अकार्बनिक व कार्बनिक सोर्सों का संतुलित एवं समुचित प्रयोग होता है ताकि कृषि की विभिन्न जैव क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव न हो। संरचित खेती में न्यूनतम जुताई से फसल अवशेष मृदा की सतह पर बने रहते हैं। इसमें मृदा क्षरण बहुत कम है। सामान्यतः 30% तक फसल अवशेषों द्वारा, कितना? 30% तक फसल अवशेषों द्वारा मृदा को दोस्तों ढका रहना अति आवश्यक है। संरक्षित खेती में फसल विविधीकरण एवं फसल चक्र अपनाना अति आवश्यक है। सामान्यतः किसान एक ही प्रकार की फसल चक्र कई वर्षों तक अपनाते हैं। वो फसल चक्र है धान गेहूं फसल प्रणाली, वर्षों से किसान एक ही खेती में लगा रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता जो शक्ति है उस पर सीधा असर पड़ता है। फसल विविधीकरण मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है तथा फसल संबंधित कीटों एवं रोग व्याधि को भी कम करता है, इसलिए याद रखना। ये क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते कुशल सिंचाई है, कीटनाशकों का प्रयोग, गुणवत्ता बीज, उर्वरक का प्रयोग, ये सारे ही कारण हो सकते हैं दोस्तों। 43 की बात करेंगे कृषि जनगणना के हिसाब से दोस्तों, तो ये आंकड़ा देख लेना, आंसर इसमें ये है क्योंकि जो है राज्यवार 15-16 की बात है। आंकड़ा जो है कृषि जनगणना बदल चुकी है 20-21 के हिसाब से। आंकड़े शायद वही है, ज्यादा चेंज नहीं है, लेकिन देख लेना ये सारा क्वेश्चन देख सकते हो। छत्तीसगढ़ पीसीएस 21 का क्वेश्चन है कि भाई लघु और सीमांत किसान कुल किसानों का 86% है। याद सही, याद रखना आंकड़ा कितना है, 86.2%। जबकि वे केवल 47.3% फसल क्षेत्रों को कुल फसल क्षेत्र के मालिक हैं, यानी कि 47.3% फसल क्षेत्र के मालिक हैं। राज्यवार कृषकों की कुल संख्या के आधार पर महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है, तो महाराष्ट्र का स्थान तीसरा, यही बात सत्य है। और राज्यवार कुल जोती हुई भूमि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान प्रथम स्थान पर, तो यहां पर राजस्थान प्रथम स्थान पर है और महाराष्ट्र कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर दोस्तों। ठीक है, तो ये आंकड़े आप देख सकते हो, सेम आंकड़े वही है। तो ये आपका कृषि वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, एग्रीकल्चर। अब हरित क्रांति की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करनी चाहिए हमें। ठीक है, हरित क्रांति और चीजों को लेकर देखते हैं क्वेश्चन कितने, अगर कम क्वेश्चन होंगे तो अभी करा देते हैं। ठीक है, चलो कर लेते हैं, छोटा ही चैप्टर है इसको। उसके बाद खाद्यान्न फसलें, इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हरित क्रांति को निपटाते हैं। चलो देखो, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। इनका जन्म 25 मार्च 1914 को कहां पर हुआ? अमेरिका के आयोवा प्रांत में हुआ तथा मैक्सिको उनका कर्म क्षेत्र रहा। इनके द्वारा विकसित गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों से भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको, याद रखना कौन? नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 मैक्सिको और नंबर 3 पाकिस्तान। ये 3 कंट्री हैं, इनको याद रखना। पाकिस्तान सहित अन्य देशों में गेहूं की उत्पादकता 2 गुनी हो गई, कई बार 4 गुनी होती है, ऐसा नहीं हुआ, 2 गुनी हुई। कितनी? 2 गुनी। बोरलॉग विश्व के उन 7 व्यक्तियों में शामिल है जिन्हें नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम, कांग्रेसनल गोल्ड मेडल, ये तीनों ही प्राप्त हुए। बोरलॉग को वर्ष 2006 में भारत का पद्म विभूषण सम्मान भी प्रदान किया गया। भारत में हरित क्रांति का पिता, फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी।
इनके नेतृत्व में सफलतापूर्वक भारत में गेहूं की उच्च उत्पादक प्रजातियों का विकास किया गया, जिसके बाद से भारत में उच्च उत्पादक बीजों यानी कि हाई यील्डिंग सीड्स का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया। भारत में उन्नत बीजों का प्रयोग के कार्यक्रम यानी कि जो हाई वैरायटी के व्हील्स वगैरह हैं, उसकी शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉक फेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण वर्ष 1966, याद रखना ये डेट, 1966 से लेकर 81 1981 तक माना जाता है। प्रथम चरण में यहां पर कौन कौन सा प्रथम चरण में हुआ? हरियाणा, पंजाब और एक और चीज याद रखना, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। इसका दूसरा चरण 1981 से 95, ये था फर्स्ट चरण। दूसरे चरण की बात करूं 1981 से 95 तक, ये पूछा जा सकता है, इसकी अवधि माना जाती है। तीसरा चरण 1995 के बाद 1995 के बाद तीसरा चरण शुरू हुआ दोस्तों, और देश के सभी क्षेत्रों तक विस्तृत कर दिया गया। भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को प्राप्त हुआ। हरित क्रांति के प्रारंभ से पूर्व देश में जहां 12.3 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हो रहा था, 2001 के आसपास 69 पॉइंट, याद रखना कितना आंकड़ा बदला, वहीं 21-22 में 106.8 मिलियन टन हो गया। मुख्यतः अगर देखा जाए वृद्धि जो हुई मुख्यतः वो कहां पर हुई? ये वृद्धि मुख्यतः प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि के कारण थी। प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि के कारण ये वृद्धि देखी गई। गेहूं के उपरांत हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव चावल की खेती पर देखा गया। हरित क्रांति में मुख्य पादप कौन सा था? मैक्सिकन। कौन सा था? मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, जिसे बोरलॉग के मैक्सिको स्थित अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र में मंगाया गया। और ये कहां पर है? मैक्सिको में स्थित है दोस्तों। कहां पर है? मैक्सिको में। व्हाट माय पॉइंट? ये मैक्सिको में। वर्ष 2021-22 में चतुर्थ अग्रिम अनुमान तक हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर 3507 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और तकनीक प्रयोगों को बढ़ावा देना, ग्राम विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना ही हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। व्हाट माय पॉइंट? ये सारी चीजें हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। वहीं दोस्तों 28 जुलाई 2000 को, याद रखना 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति, ये कब? 28 जुलाई, ये डेट याद रखना है, एक बार लिख देता हूं। 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नई नीति के तहत इंद्रधनुष क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया। अब बात करेंगे विभिन्न क्रांतियों एवं संबंधित क्षेत्र। यही बात करें हरित क्रांति यानी कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो खाद्य उत्पादन से रिलेटेड है। वहीं बात करें सुनहरी क्रांति यानी कि गोल्डन रिवॉल्यूशन। जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है दोस्तों, गोल्डन वाला, वो फल एवं सब्जी उत्पादन या उद्यान कृषि से संबंधित है। श्वेत क्रांति की बात करें व्हाइट रिवॉल्यूशन, दुग्ध उत्पादन से, ये दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। नीली क्रांति की बात करें मत्स्य उत्पादन से, किससे है ये? मत्स्य पालन से दोस्तों। कलर चेंज करता रहूंगा। लाल क्रांति रेड रिवॉल्यूशन है, मांस और टमाटर के उत्पादन से। काली क्रांति पेट्रोलियम यानी कि जो ब्लैक रिवॉल्यूशन है, इट इज रिलेटेड टू पेट्रोलियम प्रोडक्शन। गोल्ड क्रांति की बात करेंगे तो गोल्ड क्रांति है आपके आलू उत्पादन से। पीली क्रांति की बात करेंगे तो ये पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, येलो रिवॉल्यूशन जो है तिलहन के उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति की बात करें पिंक रिवॉल्यूशन की, ये मांस निर्यात, झींगा उत्पादन और प्याज उत्पादन से रिलेटेड है दोस्तों। कौन सी? ये पिंक रिवॉल्यूशन, गुलाबी क्रांति दोस्तों। व्हाट माय पॉइंट? आई होप सो मेरी बात आप तक पहुंच रही है और आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अगर सेशन आपको प्यारा और अच्छा लग रहा है तो एक लाइक दोस्तों जरूर कर देना। और हाँ, इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, छोटा सा शेयर आप अपने दोस्तों के साथ जरूर कर देना, जिससे कि हमें और आपके साथ थोड़ा सा प्यार बना रहे, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है। समझ रहे मेरी बात? चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों? देखिए आगे हम बात करेंगे भारत में सर्वप्रथम जीबी पंत जो कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड द्वारा जो जीरो टिलेज विलेज यानी कि जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया। और यह टिलेज पद्धति के अनुसार बिना जुताई किए गए सालों तक खेती की जा सकती है। ये टिलेज एग्रीकल्चर की बात हो रही है।
टिलेज पद्धति के अनुसार सालों तक बिना क्या किए, जुताई किए सालों तक खेती करना टिलेज एग्रीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? टिलेज एग्रीकल्चर की संज्ञा दी जाती है। गॉट माय पॉइंट? चलिए दोस्तों आगे आते हैं। अब अपन आ गए प्रश्न को, उस पर क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। क्या है पहला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति ने नई कृषि व्यू रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। कौन से दशक में? 7वें दशक में, क्योंकि इसका आंकड़ा मैंने बताया ऊपर 1966 से, मैं देख रहा हूं कैसे लिख पा रहा है 1966 से 67 के बीच में यह प्रारंभ हुआ। इसका प्रथम चरण था 1981 तक चला और ये चरण चला 1981 तक। वहीं 81 में दूसरा चरण शुरू हुआ जो चला 1995 तक, और तीसरे चरण की शुरुआत 1995 से हुई। 1995 घटना पॉइंट। और यह हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर लागू था। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग लाई गई एमएस स्वामीनाथन द्वारा, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है दोस्तों, याद रखना एमएस स्वामीनाथन जी को। डॉक्टर स्वामीनाथन ने द्वितीय हरित क्रांति अथवा सदाबहार क्रांति कहते हैं उसको भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने में प्रयोग किया। उन्होंने इसके अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए जाने का बात की। नंबर 1, मृदा स्वास्थ्य उन्नयन के लिए रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक व कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा भूमि सुधार कृषि को भी उद्योगों की भांति सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए कृषि आर्थिक क्षेत्र जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन है तथा संविदा कृषि यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर पर बल देना आवश्यक है। वहीं बात करें नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से थे? ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। याद रखना इन्हें 2006 में भारत का पद्म विभूषण सम्मान भी प्रदान किया गया। याद रखना ये वाली बात, नॉर्मन बोरलॉग को 2006 में। यहां से क्वेश्चन आने के भरपूर चांस है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग जो अमेरिका के आयोवा प्रांत में जिनकी पैदाइश हुई है, आयोवा प्रांत में दोस्तों। ठीक है, हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है डॉक्टर स्वामीनाथन जी का। इन्हें फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में, भारत में एमएस स्वामीनाथन जी को माना जाता है। हरित क्रांति से अभिप्राय है कि भाई उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम यानी कि आपकी हाई यील्डिंग जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा देता है, ये उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। ठीक, भारत में दोस्तों हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 1966-67 से हुआ माना जाता है, जब भारत में उच्च उत्पादकता बीज यानी हाई यील्डिंग सीड्स की बात हो रही थी। हाई यील्डिंग सीड्स की बात हो रही थी तब माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 20वीं दौर का, कौन सा 20वीं दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो यह है उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। उच्च उपज किस्म कार्यक्रम सी आंसर है। हरित क्रांति संबंधित थी गेहूं उत्पादन से, 66-67 में शुरू हुई। निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन व उत्पादकता प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों में हुआ? दिस इज गेहूं। हरित क्रांति का प्रभाव किसके उत्पादन में सबसे अधिक महसूस किया गया? गेहूं। पीसीएस में देखो 2 बार आया क्वेश्चन है, मेंस और प्री में। गॉट माय पॉइंट? वही बात करते हैं। ओके, लो पावर मोड पे है, चलिए जल्दी खत्म करते हैं सेशन को। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दोस्तों भारत ने सर्वाधिक प्रगति की गेहूं के उत्पादन में। ठीक है, गेहूं के उत्पादन में हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादक जो फसल थी वो क्या थी? मैक्सिकन गेहूं। कौन सा? मैक्सिकन गेहूं। और जिसे कहां पर बनाया गया? बोरलॉग के मैक्सिको स्थित अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र में। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड था 2000 किलोग्राम, और ये कहां था? 2000 किलोग्राम का रिकॉर्ड था जो पहले की तुलना में 3 गुना था। 21-22 में यह हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर 3507 कितना? 3507 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व भी लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित ना हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक और तकनीक का विस्तार करना है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक मानकी तथा मत्स्य पालन के साथ साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना है। कौन सा उत्तर है? इसको चुनना है दोस्तों। ठीक है, ये देखो 2 और ये वाला और ये 4 यहाँ पर ये बता रहा है 2 और 4 सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित ना हो सकने वाले जो क्षेत्र हैं उन पर काम करना है। बीपीएससी में आया क्वेश्चन है, मिस मत करना।
तो भारत में द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित ना हो सके क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक व तकनीक का विस्तार करना और पशुपालन, ठीक है। वहीं सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना है। दिए गए कूट का सही उत्तर बताइए, हरित क्रांति के घटक कौन कौन से हैं। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण इसमें शामिल था, ग्रामीण सड़कें और विपणन भी शामिल था। सो आंसर इज डी। देखो ग्रामीण सड़कें इसलिए क्योंकि भाई आप एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है मार्केट में बेचने ले जाओगे तो सड़कें अच्छी होनी चाहिए और उनकी मार्केटिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये 1965 और 66 में शुरू हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। वहीं भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई। तो ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न खासकर विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। हरित क्रांति कुल फसल क्षेत्र के 40% क्षेत्र पर ही प्रभावी हुआ और 60% क्षेत्र अछूता रह गया। हरित क्रांति से क्षेत्रीय व अंतर क्षेत्रीय स्तर पर असमानताओं में वृद्धि हुई, लेकिन इसका कारण मुख्य रूप से कई क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभावी ना हो पाना रहा, ना कि उत्पादन में वृद्धि। गॉट माय पॉइंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 17। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया हरित क्रांति जो है वो तो सही रही, उसके बाद इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है तीनों से, सॉरी, श्वेत क्रांति से, हरित क्रांति से, नील क्रांति से। 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति, याद रखना डेट 28 जुलाई 2000, इसकी घोषणा की और इस नीति के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई और इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति व खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति, ये सब संबंधित हैं। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, तो ये हरित क्रांति से। दुग्ध उत्पादन में क्रांति, श्वेत क्रांति। मत्स्य उत्पादन की बात करें तो ये नीली क्रांति है और उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति से। यहां पर आप मैच कर लेना। गुलाबी क्रांति से संबंधित है प्याज से, ठीक है। गुलाबी क्रांति जो है किससे है दोस्तों, प्याज से। वहीं हरित क्रांति खाद्यान्न से, लाल क्रांति मांस और टमाटर से। काली क्रांति किससे है, काली क्रांति है कच्चा तेल उत्पादन से, कच्चा तेल उत्पादन से। गोल्डन क्रांति है दोस्तों किससे, गोल्डन क्रांति है आपका बागवानी एवं शहद से। ग्रे क्रांति आपकी बात करें तो ये पेट्रोलियम, सॉरी, उर्वरक से, ग्रे उर्वरक से। पीली क्रांति है तिलहन से और ब्लैक क्रांति है पेट्रोलियम से। गोल्डन क्रांति बागवानी और शहद उत्पादन से और ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन से और काली क्रांति का उत्पन्न है संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से। कौन सा सम्मिलित नहीं है, सुनहरी क्रांति देखो धान से है, श्वेत दूध से है, नीली क्रांति कुक्कुट से नहीं है, ये मत्स्य उत्पादन से। हरित क्रांति कृषि से, नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए और देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीली क्रांति से संबंधित है, मत्स्य पालन। यहाँ पर भी देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड, यहाँ पे भी देख सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से, ठीक है। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि कहां पर है, पंतनगर में। टिलेज पद्धति के अनुसार बिना जुताई किए गए कई वर्षों तक खेती की जा सकती है। तो भारत में सर्वप्रथम जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड द्वारा जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सम्मिलित नहीं है, यह नीला यानी मुर्गी पालन से नहीं, हरा अनाज से है, सफेद दूध से, सुनहरा उद्यान से रिलेटेड है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है, यह बाजरा। व्यापारिक फसल, देखो जो व्यापारिक फसलें यानी कि जो कॉमर्शियल फसलें दोस्तों उनकी बात करें तो वो है गन्ना, शुगर केन वाली, दूसरा बनाना केला वाली, तीसरा कपास कॉटन वाली। बाकी की बाजरा जो है, मिलेट जो है वो कैसी है, ये है, ठीक है। कपास है कॉटन, COTTON कॉटन एन। बाकी बाजरा कैसी है, बाजरा एक एग्रीकल्चर फसल, ठीक है। फसलों में बाजरा एक व्यापारिक फसल नहीं है, नबकी तुलनात्मक दृष्टि से गन्ना, कपास, केला व्यापारिक फसलें हैं। इन्हें नकदी फसल यानी कि आप इनको कैश क्रॉप्स भी कहते हो, कैश क्रॉप्स भी कहा जाता है। परंतु ध्यान रहे कि कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न देशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है। तो अगर देखा जाए तो चावल अगर देखा जाए हरियाणा और पंजाब में दोस्तों इसको एज ए कॉमर्शियल फसल देखा जाता है, परंतु उड़ीसा में यह जीविका यानी कि लिवलीहुड के लिए मानी जाती है। उनका जो भाई जीविकोपार्जन के लिए मानी जाती है, उड़ीसा में चावल की
फसल। राइस जो कल्टीवेशन है उड़ीसा में एक जीविका का बहुत बड़ा साधन बनाता है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल वगैरह में। तो ये एग्रीकल्चर से दोस्तों रिलेटेड थे सारे क्वेश्चंस आपके। आगे का चैप्टर है आपका खाद्यान्न फसलें और रबी की फसलें, इस पर चर्चा होगी नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये एग्रीकल्चर और उसके हरित क्रांति से रिलेटेड ये सेशन आपको अगर अच्छा लगा तो दोस्तों रिक्वेस्ट है टू ऑल ऑफ यू कि सेशन को लाइक कर लें और सेशन को शेयर कर लें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, ऑल के बटन पर क्लिक करके सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि वीडियो नेक्स्ट टाइम जब भी आप आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए दोस्तों। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक दें दोस्तों, फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फीडबैक देकर आप जरूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। चलिए, सेशन देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद एंड टेक केयर दोस्तों। ख्याल रखिए, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए और स्वस्थ रहिए।